हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हम बात कर रहे थे कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज की। सिर्फ 3 हेडिंग हमारी बची हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में। इसके अलावा एमओए एओए का डिफरेंस बताना है। तो आज हमारा चैप्टर फिनिश होने वाला है और कल से हम केस स्टडी की बात करने वाले हैं बेटा। चलो जी फटाफट से फिनिश करते हैं बेटा। याद कराता हूँ फटाफट से कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। सब प्यारे बच्चे सामने देख रहे हैं बेटा। बाबू मैंने 3 हेडिंग पढ़ा दी थी। सबसे पहले कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज का मतलब समझो बेटा। कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है बेटा, जनरल पब्लिक को इनवाइट करो और बेटा उनसे पैसे ले लो। कैपिटल सब्सक्रिप्शन, जनरल पब्लिक को कहो कि आओ और हमारे शेयर खरीदो, हमारे डिबेंचर खरीदो, हमें पैसे दे जाओ। बेटा पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। इनकॉर्पोरेट होने के बाद अगर आपको कोई बिजनेस करना है, कोई धंधा शुरू करना है, उसके लिए पैसों की जरूरत है। पैसे आपको देगा कौन? हमेशा जनरल पब्लिक। अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और आपका नाम ही इसलिए पड़ा है पब्लिक लिमिटेड क्योंकि आप जनरल पब्लिक से पैसा लेते हो। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन में आपको पैसा मांगना है बेटा, और पैसा मांगने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए सेबी की अप्रूवल। सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बेटा सेबी इंडिया में सारी शेयर मार्केट का रेगुलेटर है, ठीक है ना। और बेटा इसको बनाया किस लिए गया था? ताकि जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके। और यहां इंटरेस्ट का मतलब है फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ठीक है ना। बेटा पहले कंपनियां पैसे ले लेके फरार हो जाती थी, भाग जाती थी, और इस वजह से बेटा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बैकफुट पे आ जाती थी। बेटा सरकारें गिर जाती हैं इन चीजों के चक्कर में। अगर जनरल पब्लिक का पैसा कोई भी कंपनी लेकर भागेगी बेटा, बवाल तो होगा देश में। ऑपोजिशन आपकी जान निकाल देता था। इस वजह से बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेबी को 1992 में एस्टैब्लिश किया। और बेटा सेबी आज की तारीख में इंश्योर करता है कि कोई भी कंपनी भागने ना पाए इंडिया से। किसी भी पब्लिक का पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो सेबी की अप्रूवल हमने ले ली। उसके बाद हमने बात करी थी प्रोस्पेक्टस की, और मैंने इसको कंपेयर कराया था आपके स्कूल के प्रोस्पेक्टस से। बेटा जब स्कूल प्रोस्पेक्टस इशू करता है तो बेटा वो इन्वाइट करता है कि आओ और मेरे स्कूल में एडमिशन ले लो। और बेटा जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो वो भी इनवाइट करती है कि आओ और मेरे और शेयर्स और डिवेंचर्स खरीद लो, ठीक है जी बेटा। उसके बाद हमने बात करी थी अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर एंड अंडरराइटर। मैंने ब्रोकर और अंडरराइटर का डिफरेंस भी क्लियर किया था आपको। और बेटा मैंने बैंकर अपॉइंट करने का लॉजिक भी बताया था। आप खुद सोचो बेटा, आपका स्कूल एक छोटी सी एंटिटी है बेटा, वो बैंकर अपॉइंट करता है। तो बेटा बाबू एक कंपनी के एंगल से सोचो कि उसको तो बहुत सारे बैंकर्स चाहिए बेटा, ठीक है ना। अरबों रुपए में फंड रेस करती हैं वो शेयर मार्केट से। और अरबों रुपए अगर आप कहोगे एक ही बैंक है, यही सिलेक्टेड बैंक है, यहां जाके जमा करा दो, तो बेटा इट विल क्रिएट कैओस, ठीक है ना। ऐसे नहीं कर सकती कोई भी कंपनी। इसलिए हर कंपनी लगभग हर बैंक को अपना बैंकर अपॉइंट कर लेती है। ये सारी चर्चा हो चुकी थी यहां तक। आगे बढ़ते हैं बेटा। 4th हेडिंग इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। देख लो बेटा एक बार हेडिंग यही है ना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सामने देखना बेटा, लो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से आने वाली है केस स्टडी में एडवांस में बता रहा हूं आपको, ठीक है। और लो आपका यार जो मर्जी स्कूल हो, यहीं से क्वेश्चन आएगा। और मैं फिगर भी बताऊंगा, वही फिगर आएगी पेपर में, ध्यान रखना। मैंने लिख दिया बेटा 101% आएगा, लिख दिया तो पक्का ही आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता, यहीं से आएगा बेटा कैपिटल सब्सक्रिप्शन में क्वेश्चन। लो जी समझने की कोशिश करते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है। बेटा सेबी ने एक बात बताई आपको कि कंपनी, जब आप सेबी की अप्रूवल ले रहे थे फर्स्ट स्टेप में, सेबी ने पूछा कि कंपनी आप बताओ कि आप कितने शेयर इशू कर रहे हो। कंपनी ने कहा जी हम तो 5 लाख रुपए के शेयर इशू कर रहे हैं। सेबी ने बताया कि एक लिमिट है सिक्योरिटी मार्केट में, शेयर मार्केट में एक लिमिट है कि आप जितने शेयर इशू करना चाहते हो उसका एक मिनिमम परसेंटेज तो बिक ही जाना चाहिए। उसी को हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। सेबी ने बताया ये लिमिट है 90%, यानी कि अगर आप 5 लाख रुपए के शेयर बेच रहे हो तो 4.5 लाख रुपए के 90% ऑफ 5 लाख बिकने जरूरी हैं। कितने दिन में? प्रोस्पेक्टस जिस दिन इशू किया था उससे 120 डेज में। विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अगर ना बिके तो क्या? देखो बेटा एक बात समझ लो, अगर कंपनी के 90% शेयर नहीं बिकते तो हम मानते हैं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ।
मान लो बेटा आपने 5 लाख रुपए के शेयर इशू करे थे, सेबी ने लिमिट दी हुई है 90% तो शेयर बिकने हर हाल में जरूरी है विद इन 120 डेज ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। नहीं बिके, 4 ही लाख रुपए के शेयर बिके, यानी कि 80% बिके, 90% नहीं बिक पाए। ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा, अगले 10 दिन के अंदर अंदर सबके पैसे वापस कर दो जिन्होंने 4 लाख रुपए आपको दिए। फिर क्या करेगी कंपनी, दोबारा से ये स्टेज परफॉर्म करेगी, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, क्योंकि मिनिमम क्योंकि इनकॉर्पोरेशन तो हो चुका है, इनकॉर्पोरेशन अभी आपका कैंसिल नहीं होने वाला, कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है, कैंसिल नहीं होगा। लेकिन बेटा कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज तब तक पूरी नहीं कर सकते जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हो जाएगा। आगे नहीं बढ़ सकती कोई भी कंपनी। बेटा आपको केस स्टडी ऐसे आती है बेटा कि एक कंपनी 5 लाख रुपए के शेयर बेच रही है, जो मैं फिगर बोल रहा हूं यही आएगी, फिगर भी यही आएगी एग्जैक्टली। एक कंपनी 50,000 शेयर बेच रही है एट द रेट 10 ईच, यानी कि 5 लाख रुपए के शेयर बेच रही है। कंपनी को रिसीव होते हैं 4,30,000 रुपी, और क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कंपनी फर्दर प्रोसीड कर सकती है? आंसर इज नो। क्यों बेटा, क्यों नहीं प्रोसीड कर सकती फर्दर? क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन विच इज 90% ऑफ 5 लाख 4,50,000 रिसीव नहीं हुआ। आप वेट करोगे 120 डेज का फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, अगर तब भी रिसीव नहीं हुआ तो अगले 10 दिन के अंदर अंदर पैसे रिफंड करने पड़ेंगे जिन्होंने भी आपको पैसे दिए, जो भी शेयर होल्डर्स थे। आप फर्दर प्रोसीड कभी नहीं कर सकते बेटा। आपको कैपिटल सब्सक्रिप्शन से शुरू से परफॉर्म करनी पड़ेगी, दोबारा सेबी अप्रूवल, दोबारा प्रोस्पेक्टस, दोबारा बीटा ब्रोकर अंडरराइटर बैंकर, दोबारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जिस बार ये रिसीव होगा उस बार आप आगे बढ़ सकते हो। बात क्लियर हुई? ओके है बात? फिगर भी ध्यान रखना, यही आएगी जो मैंने लिख दी, 5 लाख और 4,30,000। आपके टीचर्स का इतना फेवरेट है कि वो हिला भी नहीं सकते, पेन भी नहीं हिलाना चाहते, फिगर भी नहीं बदलना चाहते। वही सालों साल पुराने पेपर बने हुए हैं, 2 क्वेश्चन चेंज करते हैं, वही प्रिंट निकल जाते हैं, वही पेपर। तरस नहीं खाते यार बच्चों पे, कुछ मुश्किल बना, क्या आसान आसान दिए जा रहे हो, अब तुम्हें भी याद हो गए। चलो खैर क्या कर सकते हैं, बड़े आगे बेटा। 2 और हेडिंग पढ़ते हैं बेटा, फिर रीडिंग करेंगे बेटा। जल्दी से खत्म करूं? लो प्यारे बच्चों, बाबू नेक्स्ट हेडिंग लिखी गई है एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, यही लिखी गई है। लो मेरे प्यारे बच्चों सामने देखना बेटा। अभी आप ये समझो स्टॉक एक्सचेंज और शेयर मार्केट ना एक ही चीज होती है, इसका दूसरा नाम है बस, और कुछ नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज मींस शेयर मार्केट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या जरूरत है मैं ये बताता हूं। हेडिंग का नाम है एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। पहले आप ये देखो शुरू की 4 हेडिंग में मैंने अभी तक किसी को शेयर दिया। पहली हेडिंग थी सेबी अप्रूवल, सेबी से अप्रूवल ले ली कि पैसे रेस कर लूं, सेबी ने बता दिया पैसे रेस कर ले। दूसरी हेडिंग में मैंने प्रोस्पेक्टस इशू करा, मैंने प्रोस्पेक्टस इशू करा। तीसरी हेडिंग में मैंने बैंकर अपॉइंट करा, ब्रोकर अपॉइंट करा, अंडरराइटर अपॉइंट करा, ठीक है। चौथी हेडिंग में मैंने पैसे लिए लोगों से, मान लो 4,70,000 रुपए आ गए, 90% आ गया, 90% से ज्यादा आ गया, मैं फर्दर प्रोसीड कर सकता हूं, कर सकता हूं। मैं 5वीं हेडिंग पे आ गया एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, मैंने शेयर दिया अभी तक किसी को? पहले ही बताओ। 4 हेडिंग बीती है, कहीं लिखा हुआ है मैंने शेयर दिया, मैंने कुछ बताया शेयर दिया, नहीं दिया। पैसे लिए कि नहीं लिए? ले लिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन में पैसे ले लिया आपसे। आप सब शेयर होल्डर हो कंपनी के, प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर। आपने मुझे मिनिमम सब्सक्रिप्शन के टाइम पर पैसे दिए, मैंने आपको शेयर दिए, अब तक नहीं दिए ना यार। कैसे बंदे हो, बोलोगे कुछ? अंशिका बता प्रॉब्लम। दे दूंगा ना, मैंने ये पूछा अब तक दिए क्या? दूंगा फ्यूचर में, मैं बताऊंगा कहां दूंगा बेटा, अभी तक तो नहीं दिए। अंशिका इसमें देखने की क्या बात है, 3 हेडिंग उस दिन पढ़ी थी, आज मैंने मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोला, मैंने तो कहा ही नहीं शेयर दे दो। पढ़ने की बात तो तब हो ना, मैंने जब पिछला ना पढ़वाया हो। 3 हेडिंग उस दिन पढ़वाई, कहीं लिखा था शेयर दे दिए? मैंने अभी तक दिए तो नहीं ना शेयर। पैसे आ चुके हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ चुके हैं बेटा, अभी शेयर दे नहीं सकते आप जब तक 5th स्टेप पूरा नहीं कर लोगे। 5th स्टेप है एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। बड़े काम की बात, बहुत आराम से समझना। सर मैं नहीं कह रहा कि आपको स्टॉक एक्सचेंज में पीएचडी होनी चाहिए या शेयर मार्केट में पीएचडी होनी चाहिए। नाम पता है ना शेयर मार्केट, बस नाम ही मेरे को जानना है। मैं नाम समझा देता हूं बेटा क्या पर्पस है इस चीज का। बेटा मैं स्टॉक एक्सचेंज में गया, शेयर मार्केट में गया। इंडिया में 2 बड़ी फेमस स्टॉक एक्सचेंज है, नाम याद रखना है।
एक का नाम है BSE, दूसरे का नाम है NSE। BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नाम याद रखने हैं। BSE बता देता हूं बेटा, ये बॉम्बे में है, ठीक है ना। जगह का नाम है दलाल स्ट्रीट, जगह का नाम ही इसकी वजह से पड़ा, दलाल स्ट्रीट। BSE बॉम्बे में है बेटा, मुंबई में है, दलाल स्ट्रीट पर लोकेटेड। NSE दिल्ली में है बेटा, ठीक है ना। बड़ी फेमस है, इंडिया की दो सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है। वैसे इंडिया में टोटल 23 स्टॉक एक्सचेंजेस है, ठीक है। बात समझ में आई। अब बेटा स्टॉक एक्सचेंज में जाने का पर्पस समझना, और बहुत आराम से मैं क्लियर करूंगा, बहुत आराम से सुनना बेटा। मैं एक स्टॉक एक्सचेंज में गया, मैंने कहा स्टॉक एक्सचेंज मेरे ना शेयर लिस्ट कर लो। उसने कहा ठीक है लिस्ट तो कर लेंगे, आप कुछ डिटेल दिखाओ मेरे को कि कंपनी ठीक ठाक है। स्टॉक एक्सचेंज ने मेरी फाइनेंशियल साउंडनेस चेक करनी शुरू करी कि कंपनी कितनी साउंड है फाइनेंशियली। ROC के डॉक्यूमेंट देखे, सेबी के अप्रूवल देखे, सब कुछ चेक कर लिया और उसने मेरे शेयर लिस्ट कर दिए। लिस्ट करने का मतलब पता है क्या होता है बेटा? जब मैंने कहा स्टॉक एक्सचेंज मेरे शेयर लिस्ट कर लो, लिस्टिंग का मतलब होता है कल से शेयर का प्राइस का अप डाउन वो कैलकुलेट करेगी, मैं नहीं कैलकुलेट कर। वो देखेगी बेटा शेयर का दाम क्या चल रहा है। आज तो मैंने डिसाइड करा कि मैं 50,000 शेयर बेच रहा हूं 10 रुपए वाले। शेयर का दाम बढ़ता भी है और शेयर का दाम गिरता भी है बेटा। ये कौन डिसाइड करता है? ये स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करती है डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर पे। खैर मैं भी डिमांड सप्लाई प्रेशर पे नहीं जा रहा, इको का मुद्दा है, पता लग जाएगा कुछ दिन में आपको जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, ठीक है जी। लेकिन हाँ ये समझ लो लिस्टिंग का मतलब होता है शेयर का प्राइस कैलकुलेट करना। आज तो मैं कैलकुलेट करके दे रहा हूं 10 रुपए के हिसाब से, अपने हिसाब से कंपनी दे रही है। कंपनी 10 का शेयर रखना चाहे, 100 का रखना चाहे, 20 का, 50 का, 200 का, 500 का, 1000 का, 5000 का, 10,000 का, 20,000 का, जितने का भी शेयर बेच सकती है। मैंने 10 रुपए डिसाइड करा, आपको शेयर कह दिया कि 50,000 शेयर है, मेरे पास 10 का एक है, आपने जितने खरीदने हैं पैसे दे दो। आपने मेरे अकाउंट में 47,000 शेयर के पैसे डाल दिए, 4,70,000 रुपी, ठीक है। मैंने अभी तक शेयर नहीं दिया आपको। मैं स्टॉक एक्सचेंज के पास गया, मैंने कहा स्टॉक एक्सचेंज मेरे शेयर लिस्ट कर ले। उसने कहा लिस्ट तो कर लूं, डॉक्यूमेंट चेक करा दो। मैंने सब कुछ चेक करा दिया, उसको हर चीज ठीक लगी, उसने शेयर लिस्ट कर लिया। ये मैं लिस्टिंग क्यों करा के आया हूं बेटा? बाबू काम की बात है, सुनना। मैं बोलता हूं आप आज मुझे 4,70,000 शेयर सब मिलकर पेमेंट कर देते, यानी कि आपने मुझे 4,70,000 रुपए दे दिए, मुझे चाहिए थे 5 लाख। मैंने कहा चलो 4,70,000 आगे बिजनेस तो शुरू हो ही जाएगा। मैंने 4 लाख की खरीदी मशीनरी, 70,000 का खरीदा रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन शुरू कर दिया, ठीक है जी। जो जो बनाता जाऊंगा वो बेचता जाऊंगा बेटा, और प्रॉफिट कमाता जाऊंगा। मैंने सोचा ये कर रही है कंपनी, ठीक है जी। अब हुआ क्या बेटा, अगले दिन कुछ उठकर आ गया कि कंपनी कल 2,000 शेयर के पैसे दिए थे मैंने, 20,000 रुपए, लाओ 20,000 दे दो। सर 20,000 कहां से लाऊं? कंपनी कहां से लाए? कंपनी ने तो मशीन खरीद ली, कंपनी ने तो रॉ मटेरियल खरीद लिया। अगले दिन पार्थ उठ के आ गया, 3,000 शेयर के पैसे दिए थे, 30,000 लाओ वो ले दो। सर ऐसे तो रोज कुछ उठ के आने लग जाएगा, मैं तो फंस जाऊंगा, कंपनी तो फंस जाएगी। क्या मशीन बेचे क्या अब, या रॉ मटेरियल बेच दे? फिर तो आपके पैसे वापस करने पड़ेंगे अगले दिन ही मुझे, जिस हिसाब से आप कर रहे हो। कंपनी ने इसी वजह से शेयर को स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट में लिस्ट कराया। अब होगा पता है क्या, कुछ आया, लाओ जी 2,000 शेयर के 20,000 रुपए दे दो। मैं क्या बोलूंगा? कुछ मैंने शेयर मार्केट में अपने शेयर को लिस्ट करा लिया है, वहां जाकर शेयर बेच लो अपने। कुछ गया शेयर मार्केट में शेयर बेचे, नया इसको कोई ना कोई बायर मिल गया। आप मेरे एंगल से सोचना बेटा, कंपनी कभी भी इक्विटी शेयर के पैसे पूरी जिंदगी वापस नहीं करती। मैंने एक दिन इंट्रोडक्टरी क्लास में बोला था, मैं कभी भी इक्विटी शेयर के पैसे पूरी जिंदगी वापस नहीं करता। क्यों नहीं वापस कर रहा, यही देख लो। कुछ गया बेचने, कुछ ने शेयर बेच दिए 20,000 रुपए के। किसने खरीद लिए? मिस्टर ए ने खरीद लिए किसी। अब मेरे एंगल से सोचना मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ा। मेरे पास तो पहले भी 4,70,000 थे, आज भी 70,000 है। मैंने क्या करा, मैं एक इंडेक्स ऑफ मेंबर प्रिपेयर करता हूं जिसमें मेंबर का नाम लिखता हूं, किसने किसने शेयर खरीद रखे हैं, कितने कितने। मैंने नाम काटा, कुछ लिख दिया उसकी जगह मिस्टर ए। पार्थ आया अगले दिन, जी 3,000 शेयर खरीदे थे 10 रुपए के, 30,000 रुपए के, 30,000 रुपए दे दो। मैंने कहा मैं तो दूंगा नहीं, जा पार्थ 30,000 रुपए के शेयर बेच ले शेयर मार्केट। ये गया शेयर मार्केट में, इसने बेच दिए, किसी मिस्टर बी ने खरीद लिए। मैंने पार्थ का नाम काटा, लिख दिया मिस्टर बी। मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ा? आपको जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी मेरे पास नहीं आओगे, आप मेरे पास ना आओ। इसी वजह से मैं पहले ही जाकर स्टॉक एक्सचेंज में शेयर लिस्ट कराता हूं। अभी तक मैंने शेयर नहीं दिए,
आपके ऊपर नियम लगता है कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज में शेयर की लिस्टिंग होनी चाहिए, कम से कम एक। इंडिया में 23 है, एक स्टॉक एक्सचेंज में शेयर लिस्ट करा लो। शेयर देने से पहले, दिए नहीं मैंने शेयर, आपसे पैसे लिए और स्टॉक एक्सचेंज में चला गया, वहां लिस्टिंग होगी ना। अब चाहे आप अगले दिन से मेरे पास आना शुरू कर दो, मैं क्या करूंगा, वहां जाके बेचो, वहां जाके बेचो, वहां जाके बेचो। मैं अपने कभी भी नॉर्मल ऑपरेशन को डिस्टर्ब करता ही नहीं हूं, मेरा प्रोडक्शन चलता रहेगा, मैं बेचता रहूंगा। कंपनी की सेहत पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 470 शुरू में थे, 470 ही आखिरी तक रहेंगे। समझ में आया लॉजिक? मैंने लॉजिक के साथ क्लियर करा आपको, ठीक है जी। अब और भी क्लियर है बात? ऑल ओके। लास्ट हेडिंग पढ़ी। लास्ट हेडिंग क्या है? अलॉटमेंट ऑफ शेयर। सर देखो, अलॉटमेंट इज अ टेक्निकल वर्ड, सिंपल भाषा में इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स। हाँ जी, अब इस हेडिंग में बोलता है शेयर्स अलॉट कर दो, अब दे दो शेयर, ठीक है जी। और आपको बता देता हूं बेटा, शेयर देने से पहले कोई भी कंपनी अलॉटमेंट लिस्ट प्रिपेयर करती है, कोई भी कंपनी अलॉटमेंट लिस्ट प्रिपेयर करती है, या इसको रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट भी बोलते हैं। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कैसी होती है दिखने में शीट? बेटा बड़ी सिंपल सी, लो एक एक्सेल शीट की तरह होती है और कुछ भी नहीं होता। लो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सीरियल नंबर, नेम एंड एड्रेस ऑफ शेयर होल्डर, नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड बाय द शेयर होल्डर, नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड, और बेटा बैंक अकाउंट डिटेल। लो प्यारे बच्चों समझना, मेरी कंपनी का बैंक अकाउंट है, कुछ ने 2000 रुपए, सॉरी 2000 शेयर के 20,000 रुपए डाल दिए मेरे अकाउंट में। ऐसे ही बेटा पार्थ ने डाल दिए 3000 शेयर के 30,000 रुपए, ऐसे ही शिवांग ने डाल दिए 1000 शेयर के 10,000 रुपए, ऐसे ही कृष्ण ने डाल दिए 5000 शेयर के 50,000 रुपए, करते करते 4,70,000 रुपए मेरे अकाउंट में आ गए। मुझे इन सबको शेयर देने हैं, मैंने अभी तक शेयर नहीं दिए, इस स्टेप में शेयर दूंगा अलॉटमेंट ऑफ शेयर में। मैंने क्या करा, एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट बनाना शुरू करा या अलॉटमेंट लिस्ट बनानी शुरू करी, ठीक है ना। मैंने अपने बैंक अकाउंट की डिटेल खोली, पहले नंबर पर पैसे किसने दिए? कुछ ने। कुछ का एड्रेस लिखा, नंबर ऑफ शेयर, इसने मुझे 200 शेयर के पैसे दिए और कुछ के किस बैंक अकाउंट से पैसे दिए, इसका बैंक अकाउंट नंबर। सेकंड नंबर पे पैसे दिए पार्थ ने, पार्थ का एड्रेस क्या है, 300 शेयर के पैसे दिए, किस बैंक अकाउंट से दिए। उसके बाद पैसे दिए शिवांग ने 1000 शेयर के, 1000 शेयर के पैसे दिए, किस बैंक अकाउंट से दिए। उसके बाद पैसे दिए जिसने भी दिए, कृष्णा ने मान लो, ठीक है ना, कितने शेयर के पैसे दिए, मान लो 200 शेयर के पैसे दिए। करते करते बेटा ये टोटल होगा 47,000 शेयर। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, अपने अकाउंट से पूरे 4,70,000 की बायफिकेशन तैयार कर रहा हूं कि किसने किसने कितने कितने शेयर के पैसे दिए। अलॉटमेंट लिस्ट रेडी हो गई, बन गया, इंडेक्स ऑफ मेंबर बन गया कि किसने किसने कितने शेयर के पैसे दिए, और इनको शेयर बांट दूंगा। अब जैसे जैसे जो जो शेयर बेचता जाएगा, कल को कुछ ने शेयर बेच दिए, इसका नाम काटा मिस्टर ए, मिस्टर ए का एड्रेस। पार्थ ने शेयर बेच दिए, मिस्टर बी, मिस्टर बी का एड्रेस। जो जो शेयर बेचता जाएगा उसका नाम हटता चला जाएगा, नए का मेंबर का नाम जुड़ता चला जाएगा। ऐसे ही चलता है इंडेक्स ऑफ मेंबर हमेशा। समझ आई? अब ऑल क्लियर, चारों हेडिंग ओके हो गई। मिनिमम सब्सक्रिप्शन समझ आया था बेटा? 90% शेयर बिकने जरूरी है। किसकी लिमिट है? अथॉरिटी का नाम आरओसी, कंपनीज एक्ट, सेबी। सेबी ने डिसाइड करी है वो लिमिट 90%, आपकी मर्जी नहीं है, ठीक है ना। सेबी ने डिसाइड करा है ये लिमिट 90% है। कोई भी कंपनी जब शेयर इशू करती है 90% शेयर बिक जाने चाहिए, ठीक है जी। पैसे आ गए अगर 90% के विद इन 120 डेज ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस तो आगे बढ़ जाना, नहीं आए तो 10 दिन के अंदर अंदर सबके पैसे रिफंड कर देना बेटा। और इन्वेस्टर के पैसे रोकना मत, क्योंकि आपको सेबी नहीं पता क्या चीज है। चलो एक हल्का सा डिस्कशन सेबी पे। सेबी इज वन ऑफ द मोस्ट हार्श एक्ट ऑफ इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट हार्श एक्ट। पता है आपको मिनिमम पनिशमेंट कितनी है सेबी एक्ट में? 1 करोड़। सबसे कम पेनल्टी है 1 करोड़, सबसे ज्यादा पेनल्टी है लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट, जिंदगी भर की जेल। सेबी से पंगा नहीं ले सकती कोई कंपनी। अगर आपने सोचा कि हाँ इन्वेस्टर ने चलो 4 लाख दे दिए, 4.5 नहीं हुए, चलो मैं भाग जाता हूं, सर गलती ना कर देना। ये सेबी बहुत खतरनाक चीज है, जिंदगी भर के लिए जेल में डाल देगा, बैठे रह जाओगे। समझ आई बात? तो बेटा 120 दिन के अंदर अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ तो फर्दर प्रोसीड करो, वरना अगले 10 दिन में पैसे वापस करो, दैट्स इट। क्लियर बात?
फिफ्थ हेडिंग में हमने पढ़ा कि एक स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन देना जरूरी है, कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज, एटलीस्ट 1 स्टॉक एक्सचेंज। 23 है इंडिया में, आप एक स्टॉक एक्सचेंज में शेयर जरूर लिस्ट कराएंगे। लिस्टिंग का रीजन मैंने बता दिया, वरना बेटा अगले दिन से शेयर होल्डर आपकी जान खाने आ जाएंगे, लाओ हमारे पैसे दो, हमारे पैसे दो। समझ आई बात? और उसके बाद बेटा हमने एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट तैयार करी, अलॉटमेंट लिस्ट देख लिया किसने किसने कितने कितने शेयर के पैसे दिए हैं। बेटा मेरे एग्जाम्पल में 47,000 शेयर बिके हैं, मेरे पास 4,70,000 आए हैं, तो मैंने इसका पूरा बाइफिकेशन रेडी कर दिया। अपना बैंक अकाउंट खोला, स्टेटमेंट खोली, अच्छा इसने पैसे दिए, सबके नाम लिखता चला गया और अब शेयर दे दूंगा इनको। यही तो मतलब है अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर, जैसे जैसे पैसे आए वैसे वैसे शेयर दे दो। ऑल क्लियर? चलो जी रीड करना शुरू करेंगे बेटा। हाँ बेटा एक मिनट, अगर कहां पर कौन चले गए? कौन? जिनकी कंपनी थी, प्रमोटर डायरेक्टर इंडिया छोड़कर चले गए। बेटा देख, सेबी इज अ गवर्नमेंट बॉडी, जब तक जहन्नुम में नहीं जाते तब तक पीछा करेगा आपका। या तो बेटा शरीर छोड़ दो अगर सेबी से पीछा हटाना है, वरना जहां मर्जी भाग जाओ बेटा, सेबी जान नहीं छोड़ेगा आपकी। बाबू देखो ये चीजें ना आपको लगती हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैं बोलता हूं आपने इंडिया छोड़ दिया, ठीक है ना, बहुत सारे भगोड़े हैं हमारे देश में, किसी ना किसी देश में जाके बस जाते हैं। इट मे बी इंग्लैंड, इट मे बी साउथ अफ्रीका, कहीं पर भी आप सोच लो। बाबू देखो, अगर इंडियन गवर्नमेंट है और साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट है, ठीक है ना, साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्शन देगी, 2-4 चंद लोगों को, या बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोटेक्शन देगी, उनके साथ मिलकर काम करेगी। बेटा देखो गवर्नमेंट आपस में मिलकर काम करती हैं, हर गवर्नमेंट एक दूसरी गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करती है, रादर देन वो 4 बंदों को प्रोटेक्ट करे, आपसे बचाए, ठीक है ना। बस होता पता है क्या, जब आप फॉरेन में जाकर किसी दूसरी कंट्री में जाकर बस जाते हो ना, वहां के लॉ के अकॉर्डिंग वापस आते हो, बस दिक्कतें लॉ के अकॉर्डिंग आती है। अदरवाइज गवर्नमेंट तो चाहती होती है ठा के फेंक दो आज इनको इंडिया में, कि कैसे आ गए हमारे देश में इलीगली एंटर करके, एक देश में फ्रॉड करके आगे और दूसरे देश में आके बैठ जाएंगे। बेटा कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती आपको, समझ आई आपको ये बात? चलो जी रीड करके बताओ एक बार फटाफट से। बेटा हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक, बिल्कुल फाइनल टॉपिक। इसमें लेकिन हल्के बहुत टेक्निकल वर्ड आएंगे तो मैं बताऊंगा, चर्चा करेंगे बहुत सारी। हम बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, इस टॉपिक की बात कर रहे हैं। आपको बता देता हूं बेटा, आपको क्लास 11th में कोई भी डिफरेंस नहीं लिखना विदाउट बेसिस, हमेशा बिना बेसिस के कुछ मत लिख कर आना। डिफरेंस बेसिस होगा तो नंबर मिलेंगे, वरना नहीं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, मैंने मेरे नोट्स में एग्जैक्टली एनसीईआरटी का डिफरेंस प्रिंट किया, बिल्कुल एग्जैक्ट, एक वर्ड वहां से उठाया कॉपी कर दिया यहाँ पर, ठीक है जी। टेक्निकल भाषा होगी, इसका मतलब एनसीईआरटी में लिखी गई है, बिल्कुल टेक्निकल भाषा, और ऐसे ही लिख कर आना है पेपर में, और इसके आने के चांसेस कंफर्म्ड हैं इस चैप्टर से। एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन और एक ये हो नहीं सकता पेपर में, ना हो ही नहीं सकता। ऐसा तो हो सकता है क्वेश्चन आप एयरली में आ गया, एक फाइनल में आ गया, पर ऐसा नहीं हो सकता, इन दोनों में से कभी ना आए। चलो जी बेटा आपको बता देता हूं, 6 बेसिस पे डिफरेंस दिया गया है। आपने क्या करना है, 4 बेसिस पे खुद से रीड करना है। मैं 2 बेसिस रीड कराऊंगा। फर्स्ट बेसिस ऑब्जेक्टिव, सेकंड वन पोजीशन, थर्ड वन वैसे ही आपका फेवरेट है ये रिलेशनशिप, ठीक है ना, फिफ्थ वन नेसेसिटी। ये आप पढ़ लो, 1, 2, 3 और 5, 4 और 6 बेटा मैं रीड कराऊंगा, ठीक है ना। पर तेरा तो थर्ड फेवरेट है ना। चलो एक बार फटाफट से रीड करना। तो बेटा एक बार आपने एमओए और एओए का डिफरेंस पढ़ा, एक बार मैं रीड करता हूं, और बहुत मजेदार टॉपिक है, मेरा इंटरेस्ट का मैटर है ये, मेरे इंटरेस्ट का मैटर वैसे ही मैं बहुत जान लगाता हूं। चलो जी पढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंस की। पहला बेसिस है ऑब्जेक्टिव्स, और एमओए में लिखता है एमओए डिफाइन द ऑब्जेक्टिव फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड। एमओए यही तो बताता है बेटा कि कंपनी किस लिए फॉर्म हुई है। कहां पर बताता है, एमओए में क्लॉज होता है ऑब्जेक्टिव्स, याद है आपको, एमओए में 6 क्लॉजेज होते हैं।
द नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज यही तो बताता है कि कंपनी किस पर्पस के लिए फॉर्म हो रही है, क्या क्या करने वाली है फ्यूचर में। सर वही तो लिखा गया है यहां पर, एमओए डिफाइन द ऑब्जेक्टिव फॉर विच कंपनी इज फॉर्म्ड। कोई दिक्कत तो नहीं। एओए कहता है एओए आर द रूल्स ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, और मैं तो बेटा इसे बोलता था ना डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। मैं एक नाम भी बोलता था इसको, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट, कंपनी के अंदर के मैटर कैसे हल होंगे बेटा, यही तो बताता है एओए। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं। सेकंड वन, पोजीशन। हो सकता है कि किसी बच्चे को समझ में आ गया हो, लेकिन यहां पर भी मुझे एक करेक्शन देनी है। कहता है दिस इज द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। आपको भी पता है एमओए को मैं रैंक 1 डॉक्यूमेंट के नाम से बुलाता था और एओए को रैंक 2 डॉक्यूमेंट के नाम से बुलाता था। कहता है दिस इज द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी एंड इज सबऑर्डिनेट टू द कंपनीज एक्ट। मतलब एंड इज सबऑर्डिनेट टू द कंपनीज एक्ट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बेटा देखो, चाहे आप मेन डॉक्यूमेंट हो लेकिन यू मस्ट बी सबऑर्डिनेटेड टू द कंपनीज एक्ट। मतलब कंपनी एक्ट के खिलाफ कोई बात नहीं कह सकते। सर देखो एक बात समझ लो, आपकी डॉक्यूमेंट में पोजीशन नंबर 1 है इन योर ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी में आप नंबर 1 हो, लेकिन वो एक लॉ है जो इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया, पार्लियामेंट ने बनाया। पार्लियामेंट के खिलाफ बात कह दोगे आप? कह रहे हैं एमओए की पोजीशन ये रैंक 1 डॉक्यूमेंट है, लेकिन इट मस्ट बी सबऑर्डिनेटेड टू द कंपनीज एक्ट। कंपनी एक्ट के खिलाफ नहीं कोई भी बात कह सकता। समझ आया? मतलब जल्दबाजी नहीं है मेरे को इस टॉपिक को कराने के लिए, ऐसा समझ में आना चाहिए कि टीचर को ना आता हो आपके। ठीक है जी। एओए दिस इज अ सब्सिडरी डॉक्यूमेंट एंड इज सबऑर्डिनेटेड टू बोथ द एमओए एंड द कंपनीज एक्ट। सब्सिडरी डॉक्यूमेंट, मैं इसको बोलता था सब्सिडरी डॉक्यूमेंट है, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है, रैंक 2 डॉक्यूमेंट है। तो बेटा रैंक 2 डॉक्यूमेंट हो आप मेन डॉक्यूमेंट नहीं हो, आप सब्सिडरी डॉक्यूमेंट हो एंड यू मस्ट बी सबऑर्डिनेटेड टू द रैंक 1 डॉक्यूमेंट एज वेल एज द लॉ। ना तो आप एमओए के खिलाफ कोई बात कह सकते हो और ना ही बेटा आप कंपनीज एक्ट के खिलाफ कोई बात कह सकते हो। समझ आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आई ना बेटा? सेकंड बेसिस ढंग से बिल्कुल। थर्ड वन, रिलेशनशिप। हाँ भाई, चेहरे पे हंसी लगे। एमओए डिफाइन द रिलेशनशिप ऑफ अ कंपनी विद द आउटसाइडर। पता है आपको एमओए क्या बताता है बेटा? एओए बेटा इनसाइडर्स के साथ बताता है, ये तो खैर बिल्कुल बेकार था। क्लियर? चलो जी, फिफ्थ बेसिस, 4th और 6th रह जाएगा, टाइम खर्च करेंगे बेटा। नेसेसिटी, एमओए के लिए लिखा है एवरी कंपनी हैज टू फाइल एमओए, और आपको पता है एमओए के बिना कंपनी बनेगी नहीं, और एओए फाइल ना करे चल जाएगा काम? चल जाएगा। टेबल एफ कर लेना, नाम टेबल ए लिखा गया पुराना। ठीक है ना? पुराना नाम था टेबल ए ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, आज की तारीख में नया नाम है टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है ना जी? क्लियर? अब बेटा जोर लगाएंगे पूरा, जितना दिमाग है जितनी कंसंट्रेशन है सब फूंक दो बेटा पॉइंट नंबर 4 पे, पॉइंट नंबर 6 पे। चलो जी, पॉइंट नंबर 4 पढ़ेंगे और मजा ही आ जाएगा बेटा, बिल्कुल मजा आ जाएगा। कहता है एक्ट बियॉन्ड द एमओए आर इनवैलिड। मैं इसको अल्ट्रा वायरस एक्ट बोलता था या इलीगल बोलता था। कोई कंपनी एमओए के बियॉन्ड नहीं जा सकती। कहता है एक्ट बियॉन्ड द एमओए आर इनवैलिड एंड कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन बाय द यूनानिमस वोट ऑफ द मेंबर। और बेटा यूनानिमस वोट ऑफ द मेंबर बड़ा काम का वर्ड है, यही समझना है हमारे को। लो प्यारे बच्चों, पहले मेरी तरफ देख रहे हैं आप, फिर चीजों की चर्चा करते हैं। मान लो बेटा कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज में, यानी कि एमओए के ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा गया था कि कंपनी को बैंक लोन लेने की पावर तो है, बैंक लोन लेने की पावर तो है, लेकिन अप टू 5 CR, 5 करोड़ से ज्यादा कंपनी लोन नहीं ले सकती। और क्या हुआ बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने लोन के लिए अप्लाई करा 10 करोड़, और बेटा बैंक ने फाइनेंशियल साउंडनेस चेक करी, सबको ठीक ठाक लगा, तो बैंक ने कहा देखो 10 करोड़ तो नहीं 8 करोड़ दे देंगे आपको, और बैंक ने 8 करोड़ का लोन कर दिया। ऑब्जेक्ट क्लोज में कितनी पावर है? 5 करोड़। आपने अप्लाई करा 10 करोड़ के लिए, बैंक ने 8 करोड़ आपको दे दिया। सर पहले ये बताओ, एक्ट ठीक था ये? क्या विचार, क्या ये बियॉन्ड द एमओए है? बिल्कुल बेटा, ऐसी कोई पावर एमओए में है नहीं, और आपने कर दिया बेटा एक ऐसा काम जो एमओए के बियॉन्ड है। तो बेटा क्या मैं इसको अल्ट्रा वायरस एक्ट बोल सकता हूं, इलीगल बोल सकता हूं, इनवैलिड बोल सकता हूं, जो बुक ने बोला, तीनों बोल सकते हो, कुछ भी बोल। कहता है दिस कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन बाय द यूनानिमस वोट ऑफ द मेंबर।
मतलब यूनानिमस वोट ऑफ रेटिफाई का मतलब है ये ठीक नहीं हो सकता, कह रहे हैं ना दिस कैन नॉट बी रेटिफाइड, ये ठीक ही नहीं हो सकता इवन बाय द यूनानिमस वोट ऑफ द मेंबर। व्हाट डू यू मीन बाय यूनानिमस वोट? देखो समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो किसी कंपनी में 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और बेटा 20,000 मेंबर थे, उन 20,000 मेंबर ने 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करे थे, मीटिंग बुलाई गई, जनरल मीटिंग, सारे शेयर होल्डर को बुलाया गया बेटा, और मान लो 20,000 में से 5,000 शेयर होल्डर प्रेजेंट हो गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपनी गलती एक्सेप्ट करी, माइक से बोल दिया कि हमने बाद में देखा है एमओए, हमें ध्यान नहीं रहा, हमने रीड करना भूल गए, 5 करोड़ की पावर थी और हम 8 करोड़ का लोन ले बैठे हैं। आप एक काम करो, आप एक रेजोल्यूशन पास कर दो ताकि ये एक्ट ठीक हो जाए। सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ मिल गए बेटा, 5 के 5,000 लोगों ने फेवर में वोट कर दिया, ये तब भी ठीक नहीं हो सकता। यूनानिमस वोट का मतलब होता है विदाउट अ सिंगल वोट अगेंस्ट इट, यानी कि अगर आप 5,000 मेंबर को 20,000 मेंबर को भी बिठा लो ना इकट्ठे और सब मिलकर आपके फेवर की बात कर दे, मेजॉरिटी छोड़ो 100% से पास कर दे कोई रेजोल्यूशन, तब भी ये ठीक हो नहीं सकता। इतने खतरनाक इंपैक्ट है एमओए के। यानी कि अगर एक बार आप एमओए के खिलाफ चले गए तो कोई दुनिया में ऐसी ताकत नहीं है जो उस एक्ट को लीगल बना दे, वो हमेशा इलीगल ही रहेगा। कहा था ना मैंने इसके बड़े खतरनाक इंपैक्ट आएंगे, वो आज दिखाई दे रहे हैं। यूनानिमस वोट का मतलब समझ में आया? विदाउट अ सिंगल वोट अगेंस्ट इट, यानी कि 100% फेवर में वोट है आपके, तब भी ठीक नहीं होगा। इट कैन नॉट बी रेटिफाइड, ये ठीक नहीं हो सकता इवन बाय द यूनानिमस वोट ऑफ द मेंबर, चाहे 100% वोट आपके फेवर में। यूनानिमस का मतलब नहीं पता तुम्हारे टीचर को, समझा देना, ये सीए फाइनल में आता है। ठीक है जी, बढ़े आगे, चलो एओए एक्ट विच आर बियॉन्ड आर्टिकल कैन बी रेटिफाइड बाय द मेंबर प्रोवाइडेड दे डू नॉट वायलेट द एमओए। कहता है अगर आपने आर्टिकल के बियॉन्ड काम करा ना, ये ठीक हो सकता है, बस वो मेमोरेंडम के खिलाफ नहीं होना चाहिए। जब इसने ये बता दिया कि ठीक हो सकता है, तो मैं ये भी बता सकता हूं कि ठीक कैसे हो सकता है, समझाऊं? चलो जी, समझने की कोशिश करना बेटा। अगेन आपने किसी कंपनी के एम्प्लॉय की सैलरी देनी थी, एओए में लिखा गया आप मैक्सिमम 1 लाख सैलरी दे सकते हो, ठीक है, और आपने क्या करा, 1,20,000 पे कर दी। ठीक है, अब गलती तो हो गई भाई, एओए के खिलाफ तो चले गए, मतलब उससे तो आगे बढ़ गए आप। अब क्या करें बेटा, ठीक करना है। आपने बेटा जनरल मीटिंग बुलाई, सारे के सारे शेयर होल्डर को इनवाइट करा, 20,000 शेयर होल्डर आपकी कंपनी में, 5,000 लोग प्रेजेंट हो गए, 5,000 लोग प्रेजेंट हो गए। आपने बता दिया बेटा माइक से कि ऐसे ऐसे गलती हो गई, एओए में 1 लाख की पावर थी, हमने 1,20,000 दे दी, ठीक कर दो। कुछ लोग आपके फेवर में थे, कुछ लोग खिलाफ थे। सर देखो एक सिंपल सी बात, अगर यहां से ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है अभी बताऊंगा, अगर यहां से ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया तो बेटा ये एक्ट ठीक हो जाएगा। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब क्या है बेटा, आपके पास मेजॉरिटी होनी चाहिए। मेजॉरिटी मतलब अगर 50.1% लोगों ने ये पास कर दिया, चाहे आपके खिलाफ 49.99% लोग खड़े रहें बेटा, कुछ नहीं हो सकता। यानी कि अगर मैं बोलूं बेटा 5,000 मेंबर प्रेजेंट है ना, 2,501 लोग आपके फेवर में खड़े हैं, चाहे बेटा 2,499 खिलाफ खड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास मेजॉरिटी है, फेवर में लोग ज्यादा हैं एज कंपेयर टू द अगेंस्ट, तो बेटा ये पास हो जाएगा। यानी कि कोई भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो जाए तो आर्टिकल के सारे एक्ट को ठीक किया जा सकता है, यानी कि आपके फेवर में ज्यादा लोग होने चाहिए, बस। समझ में आई बात? एमओए सर चाहे 100% फेवर में खड़े हो जाएं लोग, ठीक नहीं हो सकता। एमओए के खिलाफ चले गए मतलब आपने काम इलीगल कर दिया, और इलीगल काम कभी लीगल बन नहीं सकता, कुछ भी कर लो आप। क्लियर हुई बात? टाइम लग रहा है मुझे पता है, लेकिन आपसे अच्छी क्लैरिटी किसी को नहीं होनी चाहिए इस डिफरेंस की, ध्यान रखना है बात। ठीक है जी, चलो लास्ट वन, और मजा ही आ जाएगा बेटा। एमओए को ऑल्टर किया जा सकता है क्या? एक दिन बच्चे ने भी बोला कि नाम बदला जा सकता है क्या? किसी बच्चे ने पूछा था क्या ऑब्जेक्ट क्लोज बदला जा सकता है क्या? मैंने कहा था ना, अगर आप ऑब्जेक्ट क्लोज में अगर कुछ लिखना भूल गए, बाद में चेंज करने का मूड हो तो जाएगा, और बहुत कम्बरसम प्रोसेस है बेटा। वो कम्बरसम क्या है ये पढ़ते हैं। कहता है ऑल्टरेशन ऑफ एमओए इज क्वाइट डिफिकल्ट and in many cases approval of certain statutory authority is required। कहता है ऑल्टर तो जाता है लेकिन बड़ा डिफिकल्ट है, और बहुत सारे केसेस में स्टैच्यूटरी अथॉरिटी की अप्रूवल चाहिए। वो स्टैच्यूटरी अथॉरिटी का नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट।
मैंने बोला भी था आपसे कि एमओए इतनी आसानी से नहीं बदला जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट आपके लिए वेली नहीं बैठी बेटा। आप अप्लाई कर दो कि मुझे चेंजेस करने आएगी 6 महीने बाद, साल बाद अप्रूवल, और हो सकता है ना भी आए। सेंट्रल गवर्नमेंट का मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, ठीक है मैं नहीं अप्रूव कर रही, तो सर साल साल भर बैठे रहना पड़ता है खाली। समझ में आया? तो एमओए चेंज तो हो सकता है। एमओए में 6 क्लॉजेज हैं बेटा, ठीक है ना, आपको याद होने चाहिए। नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल, लायबिलिटी, एसोसिएशन क्लॉज। चेंज कोई भी करा ले, लेकिन बेटा बहुत मुश्किल प्रोसेस है इसके लिए। क्लियर है जी बात? एओए चेंज हो सकता है, पढ़ो। आर्टिकल कैन बी ऑल्टर्ड बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन बाय द मेंबर। सर हमने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पढ़ लिया, हमने यूनानिमस रेजोल्यूशन भी पढ़ लिया, अब ये स्पेशल रेजोल्यूशन क्या भला है? बेटा स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है 75% लोग आपके फेवर में हो, चाहे 25% खिलाफ हो, में फर्क नहीं पड़ता, आर्टिकल चेंज हो जाएगा। मान लो अब आप क्या करना चाहते हो, पूरी जिंदगी उस एम्प्लॉय को 1,20,000 सैलरी देना चाहते हो, ठीक है ना। अगर आप 1 ही लाख लिखा रहने दोगे तो ये हर बार इलीगल एक्ट हुआ करेगा, फिर हर बार मेंबर को बुलाना पड़ेगा, हर बार ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा, तब जाकर ये एक्ट ठीक होगा। आपने कहा आज सारे के सारे शेयर होल्डर आप आए तो हुए हो, एक काम कर दो, आर्टिकल में थोड़े से चेंजेस कराने हैं, इस 1 लाख की मैक्सिमम सैलरी को हम 1,20,000 करना चाहते हैं, आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दो। स्पेशल रेजोल्यूशन तब पास होगा जब ये प्रेजेंट मेंबर में से 75% आपके साथ हो। प्रेजेंट मेंबर है बेटा 5,000, अगर 3750 ने, यानी कि 75% ऑफ 5,000, 3750 ने आपके फेवर में वोट कर दिया, तो आज ये आर्टिकल चेंज हो जाएगा बेटा। आज ये आर्टिकल में आप 1 लाख की जगह 1,20,000 लिखना शुरू कर सकते हो। और अगर बेटा इन्होंने पास नहीं करा, मान लो अगर 1 भी कम रह गया, तो बेटा आर्टिकल चेंज नहीं होगा। 3 मतलब बेटा आज नए सीखा आपने। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब मेजॉरिटी, चाहे वो 1 पर्सन से मेजॉरिटी हो, ठीक है ना। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 75% लोग आपके साथ खड़े हैं, चाहे 25% अगेंस्ट है, फर्क नहीं पड़ता। और यूनानिमस रेजोल्यूशन मतलब 100% फेवर में वोट है, विदाउट अ सिंगल वोट अगेंस्ट इट। क्लियर बात? एमओए एओए का डिफरेंस पूरी पीएचडी होगी तो आज एक नई बात बोल, चलो मजा आ जाए बस, लास्ट बात फिर छुट्टी कर। बेटा हमने ये पढ़ा है ना कि कंपनी, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो 2 ही स्टेजेस परफॉर्म करेगी, याद है आपको? प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन। वो कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज तो परफॉर्म नहीं कर सकती ना। कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज तो सिर्फ पब्लिक कंपनी करती है ना, जिसको फंड रेजिंग करनी है फ्रॉम द जनरल पब्लिक। प्राइवेट कंपनी को तो फंड रेजिंग करनी ही नहीं है जनरल पब्लिक से। लेकिन एक बड़े काम की बात सुन लो, प्राइवेट कंपनी एक डॉक्यूमेंट सबमिट करती है बेटा आरओसी के पास, ठीक है ना। जैसे पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है ना, प्रोस्पेक्टस क्या होता है? इट इज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स एंड द डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। ऐसे ही प्राइवेट कंपनी क्या करती है? एक डॉक्यूमेंट सबमिट करती है आरओसी के पास, उसे बोलते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। लिख देता हूं, केस स्टडी आएगी बेटा, कल से चर्चा शुरू होनी है, इसलिए आज ही हल्की बहुत चर्चा करके जा रहा हूं, 1-2 बातें कल भी बताऊंगा। स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, डॉक्यूमेंट का नाम ये है। यानी कि बेटा पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस फाइल करती है और प्राइवेट कंपनी फाइल करती है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। एक बात। दूसरी बात, लास्ट बात, बेटा कई बार पब्लिक कंपनी भी स्टेटमेंट ऑन इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस फाइल कर सकती है। एक सिचुएशन ऐसी है बेटा जब पब्लिक कंपनी को भी प्रोस्पेक्टस फाइल नहीं करना होता, फाइल करना होता है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। वो क्या सिचुएशन है? मैं बनाना तो पब्लिक कंपनी चाहता हूं, फंड रेजिंग करना चाहता हूं, ठीक है ना, ज्यादा मेंबर चाहता हूं, ज्यादा डायरेक्टर चाहता हूं, इंडेक्स ऑफ मेंबर भी बनाना चाहता हूं, लेकिन जब शेयर इशू करना चाहता हूं ना, वो सिर्फ अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को करना चाहता हूं। पब्लिक कंपनी बना रहा हूं जिसमें कम से कम 7 मेंबर होते हैं, कम से कम 3 डायरेक्टर होते हैं, 5 लाख रुपए से शुरू होती है कंपनी, इंडेक्स ऑफ मेंबर बनाना शुरू होता है, पब्लिक को इनवाइट कर सकता हूं शेयर के लिए, बेटा शेयर ट्रांसफर कर सकता हूं, कभी भी बनाना वही कंपनी चाहता हूं, लेकिन शेयर नहीं बेचना चाहता सारी जनरल पब्लिक को, शेयर सिर्फ अपनी फैमिली के मेंबर को बेचना चाहता हूं, चाहे मेरे कोई दूर का रिलेटिव हो, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड, मेरे रिलेटिव सिर्फ वही शेयर खरीदे और कोई ना इधर उधर वाला।
अगर मैं ऐसी पब्लिक कंपनी बनाता हूं जिसमें शेयर इशू करता हूं सिर्फ अपनी फैमिली को, फ्रेंड को और रिलेटिव को, तो सर आपको भी प्रोस्पेक्टस फाइल नहीं करना होता। आपको भी जो डॉक्यूमेंट फाइल करना होता है उसका नाम है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। यानी कि डॉक्यूमेंट दो सिचुएशन में फाइल होता है, एक तब जब आपने प्राइवेट कंपनी बनाई हो तब, और एक तब जब आपने पब्लिक कंपनी बनाई हो लेकिन शेयर इशू कर रहे हो अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव को। दैट्स इट। समझ आई बात? अब जहां हमने प्रोस्पेक्टस लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला पेज हमारे पास ब्लैंक है, उसमें लिखो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस और बेटा दो एरो बनाओ, एक तरफ लिखो प्राइवेट कंपनी और एक तरफ लिखो पब्लिक कंपनी। इफ शेयर्स आर issued to family, friends and relatives। लो बेटा ये लिख लेना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाय बाय।